हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू एसईओ कोर्स माय सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ टेम्पलेट्स के बारे में, कुछ रिपोर्ट्स के बारे में, कुछ एक्सेल शीट्स के बारे में, कुछ वर्कशीट्स के बारे में। जो हमारी एक्सेल की वर्कशीट्स होती हैं उन्हीं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि थ्रू आउट जो आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का प्रोजेक्ट होता है उसमें आप किस टाइप से जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए प्रपोजल आप देते हैं, कौन सा प्रपोजल हम लोग यूज करते हैं, इसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऑफ पेज को किस टाइप से हम लोग मैनेज करते हैं, जो रिकॉर्ड्स होते हैं ऑफ पेज के, जो बैकलिंक्स वगैरह बेसिकली हम लोग बनाते हैं, किस टाइप से हम लोग उसको एक्सेल में रखते हैं, इसको हम लोग बताने वाले हैं आपको, ठीक है। और किस टाइप से एक मिनी आप एसईओ डैशबोर्ड बना सकते हैं, यानी कि जब कभी भी आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का प्रोजेक्ट करेंगे तो क्लाइंट को आपको कुछ रिपोर्ट्स देनी होती है, ठीक है। अब वो रिपोर्ट्स अलग अलग तरीके की हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स बड़ी विजुअल फॉर्म में रिपोर्ट्स होती हैं जिनको आप बना सकते हैं गूगल डेटा स्टूडियो वगैरह की हेल्प से, ठीक है, जहां पर ग्राफ वगैरह और ये सारी चीजें होती है। कुछ बहुत ही बेसिक सी रिपोर्ट्स होती हैं, बहुत ही जनरल सी रिपोर्ट्स होती है, जैसे कि हम इतने बैकलिंक्स बना रहे हैं इस महीने, या इतने बैकलिंक्स हम लोगों ने इस महीने बनाए, आपकी ये जो कीवर्ड्स थे ये इस पोजीशन पे रैंक हो रहे थे, पिछले 3 महीने की समरी आप वहां पर दे सकते हैं कि जनवरी में इस पोजीशन पे रैंक हो रहे थे, फरवरी में इस पोजीशन पे रैंक हो रहे थे और मार्च में इस पोजीशन पे रैंक हो रहे थे। तो इस टाइप से कुछ समरी बना के आप कुछ बेसिक से एसईओ डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। जो कुछ हमारे सामने टेम्पलेट्स हैं, जो फॉर्मेट हम यूज करते हैं, उसको भी मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। तो गाइज, स्टार्ट हम लोग करने वाले यही प्रपोजल से कि जो हम लोग प्रपोजल भेजते हैं अपने क्लाइंट को किस टाइप से होता है और आप इसमें किस टाइप से मॉडिफिकेशन कर सकते हो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर हमारे पास एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड मार्केटिंग का प्रपोजल है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, इसका जो फर्स्ट पेज है यहाँ पर प्रिपेयर्ड फॉर क्लाइंट का, और यहाँ पर ये सारी डिटेल्स आप भर सकते हैं, ठीक है। प्रिपेयर्ड बाय WS क्यूबटेक यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड देन अगर हम लोग नीचे आ जाए यहाँ पर, तो इंट्रोडक्शन, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, किस तरीके से काम करता है, और जो बिल्कुल बिगिनर है, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में नहीं पता है, टेक्निकलिटी नहीं पता है। जैसे कि अगर कोई बिजनेस ओनर है तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते हैं बिजनेस ओनर से कि उसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बड़ी ही टेक्निकल चीजें पता हो, ये तो उसे पता नहीं होगी। तो टेक्निकलिटीज नहीं, बट हाँ, क्या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, किस टाइप से आपको बेनिफिट कर सकता है, किस टाइप से आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें, ठीक है। और हमारी क्या अप्रोच रहती है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो वाई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज इंपॉर्टेंट टू बिजनेस एंड बेनिफिट्स ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीजें हम लोगों ने लिखा हुआ। वाई चूज अस, इसको आप बड़ी ही डिटेल में लिख सकते हैं। जो आपके अचीवमेंट्स है उनको लिख सकते हैं, आपका जो अभी एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस है उसको भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आप टेस्टिमोनियल्स भी अपने यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि अगर आपके कोई टेस्टिमोनियल्स हैं, दूसरे जो क्लाइंट्स हैं वो आपके बारे में क्या कर रहे हैं, इवन आपके जो प्रूवन रिकॉर्ड्स हैं, प्रूवन रिजल्ट्स हैं, उनको भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि हमने इस टाइप से पास्ट में रिजल्ट्स जो है वो अचीव किए। तो ये सारी चीजें आप वाई चूज अस में कर सकते हैं। मैंने बहुत ही बेसिक सी चीज यहाँ पर लिखी हुई। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर। ऑल व्हाइट हैट एंड गूगल अप्रूव टेक्निक्स ही केवल हम यूज करते हैं, ये सेक्शन इसका है जो थोड़ा सा लेआउट चेंज हो गया है। नीचे आते हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जैसे प्रोडक्ट शेड्यूल लिखा हुआ है, फाइन। तो मैं गाइस एक बार के लिए इसको थोड़ा सा वापस उसी टाइप से कर देता हूँ। हाँ, थोड़ी फॉर्मेटिंग जरूर इसकी अभी गड़बड़ है, बट आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। प्रोजेक्ट शेड्यूल ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आप देखो ये मैंने 4 मंथ्स कहे या 3 मंथ्स, उसके बाद ऑनगोइंग, इस टाइप से हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है। तो पहला जो हमारी टाइमलाइन में पहला जो मंथ रहेगा वो क्या होगा, वेबसाइट डिजाइन डिसाइड होगी, ऑनबोर्डिंग होगी, अगर आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेबसाइट है तो उसका रिव्यू होगा, जो स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट्स है वो सारे फर्स्ट मंथ में होंगे। ये फर्स्ट मंथ आपको इतना बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर हम वेबसाइट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। एक ऑर्डिनरी या नॉर्मल सी जो वेबसाइट का डेवलपमेंट है उसमें भी काफी टाइम लगता है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मंथ 1 है, और मंथ 2 में हम ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, ठीक है। पैरेलली थोड़ा सा ऑफ साइट स्टार्ट हो जाता है, बट मंथ 3 में जब हम ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन और टेक्निकल जो हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है जब वो कंप्लीट हो जाएगा, तो मंथ 3 में या 3rd मंथ में हम लोग मूव करेंगे ऑफ साइट ऑप्टिमाइजेशन की तरफ। और उसके बाद बड़ी सारी चीजें हैं जो ऑनगोइंग होगी, जैसे जो हमारा मंथली एसईओ मेंटेनेंस है वो चलता रहेगा, जो बेसिक्स ऑफ पेज होना है या जो ऑफ पेज की स्ट्रेटजीज होनी वो होती रहेंगी, जो अपडेट्स हमें क्लाइंट्स को भेजनी है, जो रिपोर्ट्स हमें क्लाइंट्स को भेजनी है, और जो प्लान रिलेटेड टू एसईओ, ये सारे डेवलपमेंट की जो काम होंगे ये ऑनगोइंग हमारे आगे चलते रहेंगे, ठीक है। बट अगर हम इनको ब्रेक डाउन करें, या जो हमने यहाँ पर मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3 का रखा है, इसके अंदर अगर हम बात करें इंडिविजुअल टास्क की, तो वो क्या होंगे, देखो मंथ 1 के जो टास्क हैं वो आप देख सकते हो। जैसे एक बेसिक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑडिट होगा स्टार्टिंग में, अगर आपकी नई वेबसाइट है तो बनाई जाएगी, और उसके बाद ये भी ध्यान रखा जाता है कि अगर आप खुद, जैसे अगर आप एसईओ एजेंसी और आप खुद जो है वेबसाइट को डिजाइन भी कर रहे हैं, तब तो आपके लिए काफी आसान हो जाता है कि आप उन चीजों का स्टार्टिंग में ही ध्यान रखें। और ये रिकमेंडेड भी है कि अगर आप वेब डेवलपमेंट कंपनी साथ ही साथ आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं,
तो बड़े सारी चीज़ें जो है वो आपको स्टार्टिंग में ही ध्यान देने की ज़रूरत होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो बाहर से वेबसाइट लेकर आ जाते हैं, फिर आपको उनके डेवलपर से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो कमियां रह जाती हैं उनको दूर करना पड़ता है। तो ऑडिट करना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग में। जब आपके पास वेबसाइट आएगी, क्लाइंट वेबसाइट लेकर आएगा, तो आपको कुछ ना कुछ ऑडिट जरूर करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ऑडिट के, वो सारे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऑडिट के बाद आप एक बेसिक सी रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, कि अभी किन कीवर्ड्स के ऊपर वेबसाइट रैंक हो रही है, उनके पॉपुलर पेजेस क्या है, उनकी बैकलिंक की प्रोफाइल क्या है, इन सारी चीज़ों के ऊपर एक रिपोर्ट बनेगी। उसके बाद क्लाइंट के साथ मीटिंग होगी, उसमें आप उनके बिजनेस के बारे में, उनके प्रोजेक्ट के बारे में बड़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जैसे यू लर्न अबाउट देयर कंपनी, उनके कॉम्पिटिटर्स के बारे में, उनके कस्टमर्स के बारे में, किस टाइप की डेमोग्राफिक्स को वो टारगेट करते हैं, किस टाइप का उनका आइडियल कस्टमर हो सकता है, उसके बारे में, किन लोकेशंस में वो ऑपरेट करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि आपको उनके बिजनेस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप उस चीज के अराउंड जो कंटेंट है वो वेबसाइट के ऊपर डाल सकेंगे और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकेंगे। अगर कोई उनके अभी करंट में अगर कोई वो एसईओ एफर्ट्स कर रहे हैं, या पहले अगर उन्होंने कोई एसईओ एफर्ट्स किए, तो वो भी आपको डिस्कस करने पड़ेंगे। पता चला पहले उन्होंने बैकलिंक्स जो है वो खरीद लिए हो, ठीक है, अब आपने उनकी जो एसईओ की, अगर हम कहें एसईओ जो प्रोजेक्ट है उनका आपने टेक ओवर कर लिया, ठीक है, अब आप उसको मैनेज कर रहे हो, बट उन्होंने पहले जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया उसमें बैकलिंक्स उन्होंने खरीद के रखे, तो अब उसका इफेक्ट आपको बाद में दिखाई देगा, तो उनकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन होगी। फिर वो आपको ब्लेम करेंगे कि आपने ऐसा क्या किया कि वेबसाइट की रैंकिंग हमारी डाउन हो गई। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम पहले ही हो चुकी थी, उन्होंने बैकलिंक्स जो है वो खरीद रखे थे। तो ये सारी चीजें भी आपको ऑडिट करनी पड़ती है, और ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं जब आपके पास एक पहले से काम किया हुआ प्रोजेक्ट आता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैंने बताया ना हिस्टोरिकल, और अगर अभी करंट में कोई वो एसईओ एफर्ट्स कर रहे हैं तो उनको भी आपको डिस्कस करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द की मैट्रिसेस फॉर सक्सेस, ये मैंने आपको एसईओ ब्लूप्रिंट वाले क्लास में ही बताया था। ठीक है, कि आपको ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। हम ट्रैफिक अभी चाहते हैं, हम अभी सेल्स चाहते हैं, कि उसके हिसाब से हमें ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमें जो हमारे कीवर्ड्स हैं, प्राइमरी कीवर्ड्स हैं, उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं केवल ट्रैफिक की, तो वहां पर हमारे कीवर्ड्स अलग हो जाते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं परचेज वाली इंटेंट की, तो हमारे कीवर्ड्स अलग हो जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बहुत क्लियर होने चाहिए। हमें अपने गोल्स भी यहीं पर सेट करने हैं, स्टार्टिंग में ही हमें अपने गोल्स सेट करने हैं। ठीक है, एंड एक और चीज मैं जो आपको अभी क्लियर कर देता हूँ यहाँ बहुत ही स्टार्टिंग में, वो ये होती है कि कभी भी आप प्रपोजल बनाए, मैं आपको एक टेम्पलेट जरूर दे रहा हूँ, बट कभी भी प्रपोजल कॉमन प्रपोजल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि क्लाइंट ए के लिए भी आप सेम प्रपोजल दे रहे हो, क्लाइंट बी के लिए भी आप सेम प्रपोजल दे रहे हो, क्लाइंट सी के लिए भी आप सेम प्रपोजल दे रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तीनों के बिजनेसेस अलग हैं, तीनों की वेबसाइट्स अलग हैं, तीनों की पेइंग कैपेसिटी अलग है, तीनों की रिक्वायरमेंट अलग है। तो हम कभी भी एक टाइप के टेम्पलेट को तीनों ही जगहों पर नहीं यूज कर सकते। आपको कस्टम मेड प्रपोजल्स बनाने चाहिए। कस्टम मेड प्रपोजल्स का मतलब यह है कि आपको उनकी जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई करना है, और आपको बताना है, आपको ये चीज उनको बतानी है कि आप किस टाइप से जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप दूर कर सकते हो। अभी वो किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे हैं, अगर हम उनको पहले नंबर पे ले आए, इस टाइप के आपको अजम्पशन उन्हें देने पड़ेंगे। इस टाइप के आपको कुछ फोरकास्ट हम बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कुछ गेस वर्क भी है ये एक टाइप से। हम इस बात की श्योरिटी नहीं कर सकते, बट आप इस टाइप से जो आपके पास मौजूदा बहुत सारे टूल्स हैं जैसे आरएफ्स हैं, उनसे आप ये चेक कर सकते हो कि इस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर कितना ट्रैफिक आ रहा है, और इस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर कितना ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है। तो मान के चलते हैं, एक केस लेते हैं, जैसे मान के चलते हैं एक कीवर्ड है ए, उस कीवर्ड के ऊपर जो ट्रैफिक है वो 1000 का आता है। अब क्या पूरे का पूरा जो 1000 का ट्रैफिक है वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होगा? नहीं, बड़े सारे लोग होंगे जो उस कीवर्ड में, क्योंकि जैसे ही वो एक कीवर्ड को यूजर टाइप करेगा तो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स भी दिखेंगे, पेड रिजल्ट्स भी दिखेंगे। तो क्या सारे के सारे लोग ऑर्गेनिक ही चले जाएंगे, कोई पेड के ऊपर क्लिक भी नहीं करेगा? तो अगर 1000 लोग उस कीवर्ड को एंटर करते हैं, उस कीवर्ड का ट्रैफिक है, वॉल्यूम है, मान लेते हैं, ट्रैफिक इज नॉट द करेक्ट वर्ड, वॉल्यूम अगर 1000 है, तो होगा क्या कि उसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो पेड वाले जो रिजल्ट्स होते हैं उनके ऊपर क्लिक कर देंगे। मान लेते हैं 200 लोग ऐसे हैं, तो बचे जो 800 लोग वो ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं। तो अब अगर आप ऑर्गेनिकली अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं, तो क्या वो 200 1000 का जो वॉल्यूम था उसमें से वो 200 का वॉल्यूम माइनस नहीं होगा? बिल्कुल माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस चीज के लिए तो आप काम ही नहीं कर रहे, आप तो केवल लड़ाई लड़ रहे हो उन ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के लिए। तो अब आपके सामने जो उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है, इफेक्टिव सर्च वॉल्यूम, वो कितना है? केवल 800। अब 800 में भी क्या चांसेस है कि अगर हम पहली पोजीशन पे रैंक हो, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अगर हम पहली पोजीशन पर रैंक हो रहे हैं, देन देयर आर चांसेस कि हमें 35% ऑफ द ट्रैफिक मिल जाए, या हमें 50% ऑफ द ट्रैफिक मिल जाए। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अगर हम पहली पोजीशन के ऊपर रैंक हो जाते हैं तो हमें 50% ट्रैफिक मिल जाएगा।
तो अगर हम पहली पोजीशन पे रैंक हो रहे हैं तो 50% कितना हुआ, 800 का 400 हो गया, तो 400 हमें ट्रैफिक मिल जाएगा। अब अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर 400 लोग आ रहे हैं, ठीक है, और हम मान के चलते हैं हमारा कन्वर्जन 1 है, 1%, ठीक है, तो 1% कन्वर्जन, अगर हम 400 लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं तो कितना हो गया, 4 लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। एक कन्वर्जन से अगर हमें 10,000 रुपए का फायदा हो रहा है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है, तो हमें 4 कन्वर्जन से कितना फायदा होगा, 40,000 रुपए का। तो ये मैंने एक तरीके का गेस वर्क किया, ठीक है, जो मेरे पास डेटा थी उसके बेसिस पे थोड़ा बहुत मैंने कैलकुलेशन करी और एक मैंने प्रिडिक्शन कर दिया कि अगर हम इस एक कीवर्ड को पहली पोजीशन के ऊपर ले आते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 40,000 का हो सकता है। तो इस टाइप के आपको कस्टम अप्रोचेस यूज करनी पड़ेंगी। ट्रस्ट मी, ये आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करा सकता है। मतलब ये सारी चीजें अगर आप अपने प्रपोजल के अंदर रख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इससे लगता है कि आप उनके बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, और सही भी है, आपको उनके बिजनेस के बारे में ही सोचना है, अदरवाइज आप उनके लिए एसईओ नहीं कर पाएंगे। अगर आप केवल ये सोचेंगे मुझे को टाइटल लिख देना है, मेरे को डिस्क्रिप्शन लिख देना है, मेरे को उनका कंटेंट लिख देना है, दैट्स इट, मेरा अपना रोल हो गया, ऐसा नहीं है। एवरी बिजनेस जो है, कोई भी बिजनेस हो, इवन मेरा ही बिजनेस हो, मैं अगर किसी एसईओ एनालिस्ट के पास जाऊंगा तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि वो मेरे बिजनेस को ग्रो करे, क्योंकि अगर वो रैंकिंग एक्सपेक्ट कर रहा है तो बिजनेस ग्रोथ भी एक्सपेक्ट कर रहा है, और ये चीज आपके प्रपोजल में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। द पॉइंट इज राइट, जब आप उनके बिजनेस की ग्रोथ के बारे में सोचते, जैसे मैंने रेवेन्यू वाली एक चीज बताई, आप उनको बताते हो कि हम इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अगर हम पहली पोजीशन के ऊपर रैंक हो जाए, उसके बाद हम एफर्ट्स करना शुरू करते हैं। तो ये टाइप की चीजें आप अपने प्रपोजल में डाल सकते हो, एक टेबल बना सकते हो, जो मैंने मैथमेटिकल पॉइंट्स अभी आपको बताए सारे, 1% अगर कन्वर्जन रेट होगा, अगर हमें इतना ट्रैफिक मिल रहा है, तो इन सारी चीजों को आप टेबल फॉर्म में वहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और प्रपोजल्स जब आप फेस टू फेस एक्सप्लेन करते हैं तो देयर आर हाई चांसेस की कन्वर्जन हो। एक नॉर्मली आपने ईमेल से भेज दिया तो उस केस में चांस कम है कि आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो। वहीं पर कोशिश ये करें कि अगर आप क्लाइंट से फेस टू फेस मिल पा रहे हैं तो आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि वहां पर आपका प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट हो जाए, और आप अपनी बातों, क्योंकि वहां पर टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है और आप अपनी बातों को अच्छी तरीके से समझा पाते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट होता है, ठीक है। वैसे आज के टाइम में जहां पर वीडियो कॉलिंग है और जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वहां पर भी थोड़ा सा फेस टू फेस इंटरैक्शन हो जाता है, बट अगेन कोविड सिचुएशन में ये चीज है, पोस्ट कोविड अगर हम बात करेंगे तो मे भी हमारे लिए उतनी अपॉर्चुनिटीज वापस ओपन हो जाए जहां पर हम लोग फिजिकली मिल सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकली मिलने पर जो हाई टिकट क्लाइंट्स होते हैं उनके चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाए। 10,000 15,000 का प्रोजेक्ट है, मतलब केवल आप इतना ही मंथली रिटेंशन कर रहे हैं, ठीक है, मंथली जो आप अमाउंट है उनसे इतना ही ले रहे हैं, इन दैट केस वो मेल पे मे भी एक्सेप्ट कर ले। बट जहां पर जो हमारा टिकट साइज है वो काफी ज्यादा होता है, जहां पर आपकी जो मंथली फीस है अगर वो 80,000 70,000 रुपए, 60,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए के अराउंड होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, वहां पर गाइस क्या होता है कि आपको पर्सनली मिलना ही पड़ता है, क्योंकि वो रिटेनर है, ठीक है, वो मंथली रिटेन करेगा। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मान लेते 50,000 रुपए आप मंथली फीस रख रहे हो और 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, 6 लाख रुपए हो गए ना। अगर आप उससे 6 लाख रुपए ले रहे हैं तो आप क्या 10-20 हजार रुपए उनसे मीटिंग के लिए नहीं खर्च कर सकते हैं? बिल्कुल खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को भी हमें देखना है। तो यहाँ पर जो ऑनबोर्ड मीटिंग हो रही है आप देख सकते हो, इसमें मैंने क्या क्या पॉइंट दिया, आपको गोल सेट करने हैं, ठीक है, और बड़ी सारी चीजें, क्योंकि गोल्स वगैरह अगर आपको नहीं पता होंगे तो फिर आप एनालिटिक्स में उन गोल्स को नहीं सेट कर पाएंगे। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो जब तक आपको नहीं पता होगा आप उसको ट्रैक कैसे करोगे, ऐसे क्या ट्रैक करोगे आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। और जो भी आपका प्रपोजल है अगर उसमें कुछ रिव्यू या वो कुछ अपडेट्स दे रहे हैं तो ये सारी चीजें, देन इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, उनका भी करंट के अकाउंट्स वगैरह क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है, उनका गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट में क्या इन्फॉर्मेशन है अभी, उनके गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट में क्या इन्फॉर्मेशन है अभी। तो ये सारी चीजों का जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होता है वो भी आपकी मीटिंग में होता है। देन कीवर्ड रिसर्च एंड एनालिसिस, अब देख रहे हो आप फर्स्ट मंथ का जो मैंने यहाँ पर लिखा था फर्स्ट मंथ, तो अब आप देख रहे हो कि फर्स्ट मंथ में कितना ज्यादा टास्क रहता है और एक एक दिन कितनी तेजी से यहाँ पर पास होते हैं, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च एनालिसिस एंड सिलेक्शन, ऑन साइट की स्ट्रैटेजी आप बनाओगे, लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन करोगे, कंटेंट डेवलपमेंट कराओगे, स्ट्रैटेजी बनाओगे, लिंक बिल्डिंग की स्ट्रैटेजी थोड़ी बहुत यहीं पर बन जाती है और ओवरऑल स्ट्रैटेजी का एक ब्रीफ जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट मंथ में ये सारी चीजें होती है। सेकंड मंथ में हम ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। अगर जो हमारी वेबसाइट नई बनी है तो हम उसे लाइव करेंगे, जो SSL वगैरह ये सारी चीजें वो करना है हमें, ठीक है। एंड देन ओवरऑल जो ऑन साइट की स्ट्रैटेजी होती है, हर पेज के ऊपर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बेसिक कंटेंट, H1 ऑप्टिमाइजेशन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, जो बेसिक हमारा ऑन पेज होता है उन सारी चीजों को करेंगे। इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लैंडिंग पेज स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द वेबसाइट अथॉरिटी एंड लिंक बिल्डिंग, क्योंकि हमारी प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। देन स्ट्रैटेजी, एंड देन थर्ड मंथ में हम क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें जब आप मंथ वाइज या जो आपके टास्क है उसके हिसाब से जब आप ब्रेक करके बताते हो ना,
देन जो है ट्रांसपेरेंसी काफी ज्यादा रहती है आप में और आपके क्लाइंट के बीच में, तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है। फाइन। मंथ 3 के जो टास्क हैं जो कि बेसिकली ऑफ पेज से ज्यादा आप देखोगे रिलेटेड रहेंगे, और उसके बाद उसी में जो आप रिपोर्टिंग वगैरह है उनको रेगुलर भेजते रहोगे। ठीक है, पैकेजेस में आप देख सकते हो यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर नीड्स टू बी डिसाइडेड, नीड्स टू बी डिसाइडेड, नीड्स टू बी डिसाइडेड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो प्राइसिंग है बेसिकली इस बात पे डिपेंड करती है। बड़े सारे लोग बोलते हैं कि अगर हम 5 कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कराएंगे आपको तो हम आपसे 15,000 रुपीज पर मंथ लेंगे, 10 कीवर्ड के ऊपर कराएंगे तो 20,000 रुपीज पर मंथ लेंगे। गाइज ये बिल्कुल सही बात है, इस टाइप से भी जो मॉडल्स है वो अवेलेबल है, बट इस बात को इस तरीके से आप समझने की कोशिश करिए कि क्या ये चीज कीवर्ड के कंपटीशन पे डिपेंड नहीं करती है। गाइज आप लोगों को पता है कि कीवर्ड का कंपटीशन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कितनी वैल्यू रखता है। अगर कोई कीवर्ड लेस कॉम्पिटिटिव है, उसके ऊपर कंपटीशन कम है, कहने का मतलब बहुत कम लोग हैं जो उस कीवर्ड के ऊपर अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाह रहे हैं, ऐसे में आपके पास चांसेस ज्यादा होते हैं उस वेबसाइट को आप रैंक कर सकते हैं। ठीक है, या आपके लिए आसानी होती है उस वेबसाइट को रैंक करना। तो जो वेबसाइट आसानी से किसी कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हो सकती है, यानी कि उन कीवर्ड्स की अगर हम कहें जो कीवर्ड डिफिकल्टी वो उतनी हाई नहीं है, ठीक है, उनके ऊपर कंपटीशन उतना हाई नहीं है, इन दैट केस उनके प्राइसेस कम हो गए। वहीं पर कोई बोले कि मेरे को तो केवल इन 2 कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना है, आपका जो पैकेज है 5 कीवर्ड्स का, मान लेते हैं कि 5 कीवर्ड्स पर रैंक कराने का आप 20,000 रुपए ले रहे हैं, तो मेरे को तो 2 कीवर्ड्स के ऊपर ही रैंक करना है, हम 15,000 रुपए में डन कर लेते हैं। ठीक है, आप कर सकते हो, बट ये नहीं देखोगे कि वो कीवर्ड्स कौन से हैं। ठीक है, अगर हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स हुए तो रैंक होना ही नहीं है वहां पर, मतलब रैंक तो होगा बट टाइम लगेगा, तो एफर्ट ज्यादा लगेंगे, तो जो काम 1 महीने में होना है वो 3 महीने में होगा। तो ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आपको ये सारी चीजें सामने से एक बार दिखाई नहीं देंगी, बट ये जब आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे आओगे ना, जब आप इन चीजों को करोगे, जब आप बिल्कुल एजेंसी की तरह काम करोगे, या जब आप बिल्कुल जो फ्रीलांसर्स होते हैं उनकी तरह काम करोगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको सामने से दिखाई देंगी। ठीक है, तो इन सारी चीजों के लिए आपको स्टार्टिंग में ही अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेना है। फाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पैकेजेस एंड बिलिंग की मैंने बात करी, उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या क्या टास्क करेंगे आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, टास्क आप देख लेना, मैं इस शीट आपके साथ शेयर कर दूंगा, टास्क आप देख सकते हो। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस पेमेंट्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें भी यहाँ पर मेंशन है, और मिनिमम जो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन होगी वो कितनी होगी, जैसे 6 मंथ्स यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड देन देयर इज कंक्लूजन, और देन वी हैव रिटन दैट वी एग्री टू होल्ड अवर प्रपोजल ओपन फॉर एक्सेप्टेंस अंटिल डेट। ठीक है, तो ये चीज मैच, तो ये एक बेसिक सा प्रपोजल है जिसको आप यूज कर सकते हो, बड़ी सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, और इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके, स्पेशली जो मैंने आपको बताया है कि क्लाइंट ओरिएंटेड कस्टमाइजेशन करके आप इसको कर सकते हैं। तो ये तो प्रपोजल वाली बात हो गई, मैं इसको एक बार के लिए यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। दूसरी चीज, जैसे अगर आपको ऑफ पेज जो रिकॉर्ड्स रखने, उसको भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इस टाइप से ब्लॉग सबमिशन के सारे, यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी ब्लॉग सबमिशंस किए गए उन सभी के रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर डेट वाइज। ठीक है, कितने ब्लॉग सबमिशंस किए जा रहे हैं उन सभी के डेट वाइज आपको इस टाइप से उनके लिंक्स बना के रखने हैं, ताकि बाद में अगर इन लिंक्स को रिमूव करना हो, देखना हो कि आपके बैकलिंक्स कहाँ कहाँ बने हुए हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। राइट, सोशल बुक मार्किंग के भी लिंक्स है यहाँ पर, इमेज सबमिशन जो किए गए उसका भी पूरा रिकॉर्ड है, क्वेश्चन आंसर्स, गूगल माई बिजनेस, यूट्यूब के ऊपर जो ऑफ पेज बनाए गए, तो सारी ही जितने भी आपकी ऑफ पेज एक्टिविटीज होती है उन सभी का रिकॉर्ड आपको बना के रखना है। यहाँ पर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जिसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक्चुअली एक बेसिक सा ही बना हुआ है, केवल आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप चाहें तो इसको और क्रिएटिव तरीके से बना सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर होगा क्या बेसिकली। जैसे रिपोर्ट्स की हम लोग बात करें तो आपने कितने ब्लॉग सबमिशन किए हैं, कितने आपने कोरा सबमिशन किए, कितने आपने सोशल बुक मार्किंग की, ये आप एक फिगर जो यहाँ पर लिख सकते हैं, तो इससे पता चल जाएगा आपने टोटल बैकलिंक्स इस मंथ कितने बनाए। ठीक है, और यहाँ पर पिछले मंथ के भी हो सकते हैं। जैसे अगर ये रिपोर्ट हमारी, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश करता हूँ, लेट्स से ये रिपोर्ट हमारी जून 2020 की रिपोर्ट है। राइट, तो यहाँ पर आप एक समरी आपने दे रखी है, यहाँ पर इट्स काइंड ऑफ अ समरी, यहाँ पर ये जो फाइनल डेटा दिख रही है ये एक तरीके की समरी है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारे बैकलिंक्स, बेसिकली बैकलिंक्स की ज़्यादातर आप देखोगे रिपोर्ट्स में बैकलिंक्स ही होते हैं, क्योंकि ऑन पेज की जो रिपोर्ट होती है वो स्टार्टिंग में ही हो जाती है एक बार, उसके बाद तो बड़े सारे चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कितने बैकलिंक्स बनाए, और पिछले महीने में, यानी अगर ये जून की बात हो रही है तो मई में कितने बने हुए थे, और उससे पहले अप्रैल में कितने बने हुए थे, वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से मई में हमने बनाए थे बैकलिंक्स 1200, और यहाँ पर जो अप्रैल बनाए थे लेट्स से हम लोगों ने बनाए थे 1000। तो ये भी चीजें हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। लोकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से माई बिजनेस की पोस्ट कितनी हुई, 10 हुई, तो इस टाइप से एक आप छोटे से समरी डैशबोर्ड भी है वो स्टार्टिंग में बना सकते हैं, और उसके बाद आपकी पूरी जो बैकलिंक्स वगैरह जो आपने बनाए हैं उनके यहाँ पर शीट्स रहती हैं। उसके बाद
कीवर्ड ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कौन सा कीवर्ड आपका इंप्रूव हो रहा है, कौन सा कीवर्ड जो है वो नीचे जा रहा है, ये भी आपको यहाँ पर शो करना है। ठीक है, कीवर्ड की वजह से सेपरेट रिपोर्ट भी है यहाँ पर, बट वही मैं कह रहा हूँ कि ये सारी जितनी भी यहाँ पर रिपोर्ट्स होंगी उन सभी का एक समरी, एक बेसिक सा डैशबोर्ड टाइप की चीज सामने आपको दिखेगी। यहाँ पर कीवर्ड रिपोर्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे हमने इन 20 कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो दिसंबर में हमारी रैंकिंग क्या थी, उसके बाद जनवरी में हमारी रैंकिंग क्या थी, फरवरी में और मार्च में हमारी रैंकिंग क्या थी। इस टाइप से आप बना सकते हैं इसको। ठीक है, पिछले तीन महीने का कंपैरिजन आपको जरूर दिखाना चाहिए क्लाइंट को, क्योंकि आप धीरे धीरे इंप्रूव करते हो। कहीं कहीं आपका डाउनफॉल भी होगा, ऐसा नहीं होगा हमेशा आप इंप्रूव करते जाओगे, कुछ अपडेट आएंगी, कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी रैंकिंग का डाउनफॉल भी हो सकता है, आपकी रैंकिंग जो है वो गिर भी सकती है, तो वो भी मेंशन होना चाहिए। ठीक है, ओवर द टाइम, क्योंकि तभी आप अच्छे तरीके से अपने क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, तभी वो एक बॉन्डिंग रिलेशन बनेगी, राइट। तो इस टाइप से आप रिपोर्ट्स बना सकते हैं। इसको मैंने बहुत ही विजुअलाइज फॉर्म में नहीं लिखा है, मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था। बाकी आप लोग जो है इस टाइप की चीजों को यूज कर सकते हैं। मैं ये शीट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो थोड़ी सी आपको इस चीज में हेल्प मिल जाएगी। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।